नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ठीक है, ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, और सब पहले बता दूं आपको कि आज का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। वैसे तो रोज़ ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आज का वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अब देखिए, क्वाड क्या होता है, क्वाड देश क्या होता है। क्वाड कंट्रीज़ वो कंट्री होती है जो, इनको क्वाड कंट्री, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वाड का फुल फॉर्म है, इनको QSD कंट्री भी बोला जाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल आया यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल मतलब आप समझते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि अगर आप इन कंट्री को मिलाएं, ये कंट्री, इस क्वाड में जो कंट्री मेंबर है वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान। तो अगर आप यहाँ से ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं आप, ये कंट्री इसकी मेंबर है। तो अगर ब्लू कलर में आप इसको मिलाएं, यहाँ से ये अमेरिका, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया और ये जापान, इन चारों को मिलाए तो एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनता है, इसलिए इनको क्वाड कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इनकी कूटनीति का हिस्सा है, ठीक है। और होना भी चाहिए क्योंकि चाइना का जो रुख है वो आप जानते हैं किस तरह की, वहाँ पे डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये वही वाला सिस्टम हुआ कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो ये कहाँ हुई, ये हुई टोक्यो में, जापान की कैपिटल टोक्यो में, ठीक है। तो ये जो क्वाड है, ये जो क्वाड का कंसेप्ट है, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2007 में, 2007 में। लेकिन 2007-8 में शुरू होने के बाद ये ज़्यादा कुछ इसका इफ़ेक्ट दिखा नहीं। लेकिन अब वापस समय की मांग के हिसाब से, जब मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू किया था, लेकिन अब समय की मांग के हिसाब से वापस इसमें नेगोशिएशन हुआ, वापस से बातचीत हुई और वापस इसको स्टार्ट किया है इन चारों देशों ने मिलके, ठीक है। तो ये 2017 से वापस अपने सही रुख में वापस लौट के आया है, ठीक है। तो टोक्यो में हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो जाहिर सी बात है चारों कंट्रियों के विदेश मंत्री यहाँ पे मिले होंगे। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और आपको इंडिया के विदेश मंत्री के साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम भी याद रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, ठीक है। देखिए, भारत के विदेश मंत्री, सेना प्रमुख और जो होते हैं उप प्रधानमंत्री, ये आपको भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका, इन दो कंट्रियों के भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इनके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अमेरिका सुपर पावर के कारण, और पाकिस्तान से तो आपका हमारा लगाव वो आप जानती ही हैं कैसा है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन। ने सितवे बंदरगाह 2021 में चालू होने की जताई संभावना। सितवे बंदरगाह बेसिकली ये पूछना है कि कौन सी कंट्रियों ने सितवे बंदरगाह को वापस चलाने की संभावना जताई है। वापस नहीं, मतलब ये बन रहा था तो बन के तैयार हो जाएगा ये नवंबर तक या फिर 2021 तक, ये बोल रहे हैं। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में है, ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में। भारत का जो पूर्वी घाट है उस पर जो कोलकाता वगैरह से पोर्ट से हम डायरेक्ट कालादान नदी से जोड़ेंगे म्यांमार की। म्यांमार में एक राज्य है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य होते हैं, उसी तरह म्यांमार में एक राज्य है रखाइन। रखाइन राज्य की राजधानी है सितवे, ठीक है, इसलिए इसको सितवे पोर्ट बोला जाता है। तो ये कालादान मल्टी प्रोजेक्ट योजना थी, जो कालादान परियोजना, उसके तहत ये बनाया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम भारत के पूर्वी घाट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे सितवे से, ठीक है। रखाइन की राजधानी सितवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से 129 किलोमीटर का सफ़र करके, हाईवे का सफ़र करके हम मिजोरम में पहुँच जाएंगे। यानी कि जो हमारी सिक्किम तरफ से कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट में, वो अब कनेक्टिविटी हम जल मार्ग के थ्रू भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट जो हमारा होता है वो भारत का, वो बिल्कुल अलग थलग सा मालूम पड़ता है। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने ये गतिविधि नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई है, ताकि दूसरी कंट्रियों को भी ये लगे कि नॉर्थ ईस्ट में भारत की गतिविधियाँ प्रॉपर चलने लगी है, ठीक है। और भारत एक मजबूत हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का।
नॉर्थ ईस्ट भारत का एक मजबूत हिस्सा बन गया है। ठीक है, क्योंकि गलवान घाटी वगैरह में चाइना से झड़प चली रही है, तो इन सब के बीच इस युद्ध की ऐसी न्यूज़ आना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी भय पैदा करेगा ये पड़ोसी कंट्रियों के बीच में। तो हम अब क्या करेंगे, और हमारे लिए आर्थिक रूप से भी मजबूती देगा, क्योंकि आप जानते हैं सड़क मार्ग से व्यापार करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब हम क्या करते हैं, वाटर मार्ग से जुड़ गए हैं, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से सामान की आवाजाही मिजोरम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में है, कालाधन मल्टी प्रोजेक्ट के तहत बना था। और भारत ये पोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत जो एक पोर्ट है छाबार, वो बना रहा है ईरान में, और जो चाइना है वो बना रहा है ग्वादार पाकिस्तान में। ठीक है, तो चाइना जो बना रहा है वो ग्वादार पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, और हम बना रहे जो छाबार बना रहे हैं ईरान में। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि छाबार पोर्ट भारत किसकी मदद से बना रहा है और कहाँ बना रहा है, तो ईरान में। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ। अब म्यांमार के प्रेसिडेंट है विन मिंट, लेकिन म्यांमार के प्रेसिडेंट से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि म्यांमार की विदेश मंत्री का नाम आप याद रखें। इनका नाम है आंग सान सूकी। कभी टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा, आंग सान सूकी के बारे में आपको कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन, विशाल आनंद का निधन हो गया, यह कौन थे। विशाल आनंद मशहूर अभिनेता थे, ये इनकी उस टाइम की फ़ोटो है जब ये यंग थे। ठीक है, तो ये विशाल आनंद। अगला क्वेश्चन है, NCERT की पुस्तकें अब किस भाषा में भी उपलब्ध होगी। NCERT की जो बुक है वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अगर कोई आप पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे। तो ये अब सांकेतिक भाषा में भी अवेलेबल हो जाएगी। सांकेतिक भाषा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में। आपने अगर DD न्यूज़ चैनल वगैरह देखे होंगे, कभी वहाँ पे समाचार वगैरह देखे होंगे, तो आपने देखा होगा साइड में वो जो लेडर्स रहती है वो सांकेतिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा में भी अब उपलब्ध होगी NCERT के अध्यक्ष कौन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले NCERT का फुल फॉर्म देख लीजिए। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो NCERT का जो अध्यक्ष है वो है रमेश पोखरियाल। अब रमेश पोखरियाल तो हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री थे, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के अंतर्गत आता है NCERT, इसलिए इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम नहीं है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी जो हमारी 2020 शिक्षा नीति आई थी उसके तहत इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री नाम का कोई मंत्रालय फिलहाल नहीं है। तो ये इसके मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो अब शिक्षा मंत्री भी ऑटोमेटिक यही बन गए, नाम परिवर्तन हुआ तो। ठीक है, तो NCERT के अध्यक्ष कौन है, रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो इसमें इतना ही। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अश्विनी कुमार का निधन हो गया, यह कौन थे। अश्विनी कुमार, कई बार ऐसी घटना हो जाती है जिन पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंट्री में। ठीक है, तो ये अश्विनी कुमार हमारे पूर्व CBI प्रमुख थे, और ये इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, और ये हिमाचल में अपना जो हिमाचल में उनका घर है वहाँ पे फांसी के फंदे पर लटके मिले। ठीक है, तो ये अश्विनी कुमार हमारे पूर्व CBI प्रमुख है। अब न्यूज़ चैनल इस अनहोनी को इतना कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई व्यक्ति अगर फांसी लगा ले तो पूरे देश में महीनों घटना चलती है, लेकिन अगर कोई CBI प्रमुख फांसी लगा ले तो वो न्यूज़ में सुनने को आपको नहीं मिलता। ये हमारे इंडियन मीडिया की खासियत है। ठीक है, तो ये CBI प्रमुख निधन हो गया इनका। अब ये ना CBI प्रमुख ही नहीं थे, ये बल्कि नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी वर्तमान में CBI के निदेशक कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला, ये याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे CBI के प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अश्विनी कुमार। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। RBI का नया डिप्टी गवर्नर, अब देखिए RBI जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक होता है मुख्य गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, उपराज्यपाल जिन्हें कहते हैं, तो 4 होते हैं। तो
अब एक नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे बना दिए गए हैं? ये बन गए राजेश्वर राव। राजेश्वर राव किसकी जगह लगे? राजेश्वर राव जगह लेंगे MS विश्वनाथन की। ठीक है, तो राजेश्वर राव नियुक्त किए गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और विश्वनाथन की इन्होंने जगह ली है। अभी अभी जो SBI है हमारा, उसने भी उसके भी अध्यक्ष नए बने। उसके नए अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। ये चौथे ऑप्शन देख रहे हैं आप, दिनेश कुमार खारा, ये इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली। ठीक है, तो N विश्वनाथन की जगह ली राजेश्वर राव ने, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने। और जो SBI के अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, उनकी जगह ली थी दिनेश कुमार खारा ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सॉरी इतने क्वेश्चन थे अब, और ये 2 क्वेश्चन अब मैं आपको कल दे रहा हूँ। कल इनके आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। त्वरण का सूत्र पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो त्वरण जी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बता दूँ कि एक्सेलरेशन का पूछ रहा हूँ मैं। तो इसका फॉर्मूला भी बताइएगा और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी अगर बता सकें आप, विमाएँ डायमेंशन नहीं होता वो MLT वर्क करके, ठीक है, मास लेंथ और ये टाइम सेकंड वगैरह करके, तो इसका MLT फार्मूला भी बताइए और इसका सूत्र भी बताइए और एक्सेलरेशन का। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन दिया है मैंने कि भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम क्रमशः किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये ठीक से अपने विवेक का इस्तेमाल करके और बिना गूगल किए हुए पहले कोशिश करना आंसर देने की। ठीक है, चाहे गलती दो। तो ठीक है, आज के वीडियो में फिर इतना ही। लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में करके बताइएगा। अगर कोई आपको लगता है कि सर इसमें ये सुधार हो सकता है तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम सुधार करने की कोशिश करेंगे अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो। ठीक है, बाय बाय फिर।